हेलो बच्चों। अब हम 3 वीडियो अपने कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक से रिलेटेड। चौथा वीडियो, जो पहला वीडियो हमने डाला था वो इंट्रोडक्शन था। वो आपको चैप्टर का ओवरव्यू था कि चैप्टर में क्या-क्या मतलब आएगा, इसमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा। अब हम 3 कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो उसमें हमने आपको समझा दिया था कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी से, सेकेंडरी टर्सरी से, और टर्सरी कस्टमर से, और कस्टमर भी प्राइमरी से। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चेन है। ठीक है, जब भी कोई चेन अफेक्टेड होती है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। क्लियर है ना? समझ में आया सभी को? ठीक। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है बच्चों के माइंड में कि भाई पेपर में क्या आएगा और कहाँ से आएगा। एनसीईआरटी पढ़ें कि और चीज़ें, मतलब अदर बुक्स और अदर पब्लिकेशन की बुक्स मिल रही मार्केट में, वो देखें, सैम्पल पेपर देखें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें। तो भाई लौट फिर के, घूम फिर के सब बातों की एक ही समस्या होती है कि पेपर में क्या आएगा। अगर पेपर में आ भी गया तो हम लिखेंगे कैसे? हमें लिखना नहीं आ रहा है, हमें इंग्लिश से हिंदी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, माइंड में भी व्यूज़ आ रहे हैं, पर वो लिख नहीं पा रहे हैं, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। ये सारी समस्याएं अक्सर आपको बहुत बच्चों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप कि मतलब आप में से ऐसे नहीं हैं, आप सभी अच्छे बच्चे हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये सारी समस्याएं उनमें पाई जाती हैं, क्योंकि वो अपने चैनल से दूर हैं, और जो अपने से दूर वो दुनिया से दूर। ठीक है, तो जो भी इस चैनल के बच्चे हैं वो सब अच्छे बच्चे हैं, 90+ स्कोर करेंगे। इससे कम तो किसी के आएंगे नहीं, ये पक्की बता रहा हूँ। ठीक है, अगर जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, इससे कम किसी के आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? तो भाई समस्या ये है कि पेपर में क्या आएगा। फिर से घूम फिर के वहीं से मेरा सवाल है कि पेपर में क्या आएगा। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में वह चीज़ आएगी जो आपको नहीं आएगी। ठीक है, पेपर में वह चीज़ आएगी जो आपको नहीं आएगी। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो पेपर में आएगा क्या, ये चीज़ क्वेश्चन मेरे सामने या आपके सामने, सबके सामने यही रहता है कि पेपर में क्या आएगा। बहुत से बच्चे उसी पेपर में 99+, ठीक है, 98, 97, 96 इस तरह से मार्क्स लेके आते हैं। बहुत से बच्चे उसी में 60, 61, 70, 80 इसी राउंड में रह जाते हैं। तो क्या जो 60 ला रहे हैं वो ज़्यादा खराब हैं, या जो 90 ला रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं? ऐसा नहीं होता है। नंबरों का कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही? नंबरों का कोई मैटर नहीं होता है। तो फिर समस्या किस चीज़ की होती है? समस्या होती है बस आपके नॉलेज की। आपको नॉलेज कितना है, टॉपिक से रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज है, मैटर बस उस चीज़ का है। तो आपको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आप ही डिसाइड करेंगे। और कैसे डिसाइड करेंगे? कि जब हम और आप मिलेंगे तो चीज़ें कुछ फाइनल होंगी। फाइनल का मतलब है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों सेक्टर के बारे में जो पढ़ा है, उनके कुछ एग्जाम्पल और एक्टिविटी के बारे में ये टेबल दी गई है। ठीक है, टेबल एनसीईआरटी की बुक के अंदर है, सभी लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये टेबल या इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स में जो टेबल और वो ग्राफ्स वगैरह आते हैं, वो हम छोड़ के चले जाते हैं, इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, या स्कूल में भी टीचर इन पे ध्यान नहीं देते। आप लोग को तो पता ही कि भाई स्कूल में एसएसटी कैसे पढ़ाई जाती है। बस बुक रीडिंग करा दी, समझा दिया कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, दो चार लोग बीच में से खड़े हो गए कि हाँ सर समझ में आ गया, बस काम खत्म। क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, नोट्स बनवा दिए, हो गया चैप्टर। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। तो फिर कैसे होती है पढ़ाई? पढ़ने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से आज के टाइम में सबको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए सब लोग क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई आइडिया लेके आ रहा है, कोई किसी के व्यूज़ लेके आ रहा है, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि बिजनेस वो चीज़ है जहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसको काम करोगे तो बिजनेस में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, ये सब बातें सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बातें खराब हैं। तो पर करना क्या होगा आपको? करना ये होगा कि उन सब चीज़ों को अपनी पढ़ाई में लागू करना होगा, अप्लाई करना होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा मतलब बोल रहा हूँ, तो ये सब बातें आपके लिए अच्छी हैं। ठीक है, जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब आपके लिए कैसी हैं? अच्छी बातें हैं। बात समझ में आए ना? तो आज हम देखने वाले हैं इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रो आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक शब्द का मतलब होता है अर्थशास्त्र, या इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था बहुत सारे दिनों से हमारे न्यूज़पेपरों में आ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ी हो गई है, या आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको थोड़ा इकोनॉमी के अंदर समझना पड़ेगा। जिन बच्चों को ये इकोनॉमी समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो ये टॉपिक को जरूर देखें। ठीक है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, आपके घरों में, हमारे
या मतलब हमारे आसपास में आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके फादर और मदर या उनके घर में जो भी लोग हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कार्य से मतलब है कोई दुकान है, किसी का ऑफिस है, ठीक है, किसी का कोई सेंटर है, ठीक, हर तरह से कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो जब सभी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं और उनसे उन्हें कुछ ना कुछ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो आप भी कार्य कर रहे हैं और मैं भी कार्य कर रहा हूँ। तो ये सब कार्य किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग और आप लोग, ठीक है, हम लोग और आप लोग किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी डेली जो रूटीन है, लाइफ है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है, अपना स्टेटस सिंबल्स मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, बढ़िया कपड़े लेने के लिए, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक अच्छी नौकरी भी तो होनी चाहिए ना। समझ में आया ना? अच्छी नौकरी भी होनी चाहिए। तो ये अच्छी नौकरी कौन सी होती है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। भाई ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि अच्छी नौकरी का मतलब होता है कि जिसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। अच्छी नौकरी का मतलब क्या होता है? इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, तो वो होती है अच्छी नौकरी, ठीक है, लोगों का मानना है ये, ठीक है। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, जो भी आपका मानना हो वो आप बताएं। तो मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ये टेबल है, ये टेबल आपको कम से कम 5 मार्क्स दिला सकती है एग्जाम में, कन्फर्म, ठीक है, कम से कम 5 मार्क्स दिला सकती है ये टेबल एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर, आपका जो स्कूल एग्जाम होगा उसके अंदर, कोई भी एग्जाम जो जिसमें ये टॉपिक आने वाला है, उसमें ये बहुत सारे मार्क्स आपको दिला सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं क्या। जो एक्टिविटीज करने से हमको कुछ अर्निंग होती है, वो सब एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है, जिनको हमने 3 टाइप में या 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीनों क्या होती हैं, हमने इन तीनों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। आप वो तीनों वीडियो पहले देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको कुछ टॉपिक समझने में हेल्प मिलेगी। आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, हाईली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, लिंक हैं। अगर प्राइमरी का काम खत्म तो सेकेंडरी नहीं चलेगा, अगर सेकेंडरी का खत्म तो टर्सरी नहीं चलेगा, अगर टर्सरी का खत्म तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं चलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये तीनों एक दूसरे से कैसे हैं, जुड़ी हुई हैं, हाईली इंटरडिपेंडेंट। तो इसके अंदर लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो जो कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर कैन टू ए पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल बी द शट डाउन। होता क्या है, गन्ना होता है, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का, कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो है ब्राज़ील, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। तो गन्ना वाले किसान गन्ना मिल, यानी कि जो चीनी बनाने वाली जो मिलें होती हैं, उनको गन्ना देने से मना कर दें, ठीक है, शुगर केन देने से मना कर दें, तो क्या होगा? सपोज करिए कि ये समझिए कि इंपोर्ट ना करें, तो देश के अंदर गन्ना मिल खत्म हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइडेड डू नॉट बाई फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल द कॉटन नीडेड फ्रॉम other countries. Indian cotton cultivations will become less profitable and all the farmers may even go bankrupt if they did not quickly switch to other crop. Cotton price will fall. पहले वाले टॉपिक में देखा था कि प्राइमरी यानी कि किसानों ने मील वालों को गन्ना देने से मना कर दिया था। तो मील वाले कौन थे? सेकेंडरी, उस गन्ने को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले जाते और उससे चीनी बनाते, शुगर। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि जो मील वाले हैं उन्होंने किसानों से कॉटन यानी कि रुई खरीदने मना कर दी कि हम भारतीय किसानों से रुई नहीं खरीदेंगे। तो क्या करेंगे? हम विदेशों से मंगाएंगे। कहाँ से मंगाएंगे? विदेशों से मंगाएंगे। तो जो भारतीय किसान हैं बेचारे वो तो परेशान हो गए, उन्होंने लोन लेके बैंक से पैसे लेके तो खेती की, कंपनियां खरीदनी नहीं उसको। जब फसल बिकेगी नहीं तो बेचारा किसान पैसे कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा। जब वो पैसे नहीं दे पाएगा तो बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि डिफॉल्टर साबित हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यानी कि सेकेंडरी वाले ने प्राइमरी को खत्म कर दिया, पहले वाले में प्राइमरी ने सेकेंडरी को खत्म कर दिया। तीसरा पॉइंट है कि फार्मर बाइज मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी,
पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इतनी चीज़ें किसान खरीदते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पंप सेट गो अप। ये सब चीज़ें खरीदी प्रीवियस सीजन के अंदर। अब नया सीजन जो होने वाला है उसके अंदर उन्होंने देखा कि फर्टिलाइजर के पैसे और पंप सेट के पैसे बढ़ गए। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल रिड्यूस। अब हुआ क्या कि सपोज दैट कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस एरिया में आलू बहुत होता है, तो हम मानते हैं कि पहले किसान लोग आलू को 600 रुपये के भाव से बेचते थे, ठीक है, तो उनको कुछ प्रॉफिट होता था सपोज दैट 200 रुपीज़। अब मान लीजिए कि जो पंप सेट के प्राइस बढ़ गए, जो दुकानदार है उसको 600 रुपये में ही चाहिए, तो जो 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा था अब उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे क्या हुआ, लॉस होना शुरू हो गया। किसको? फार्मर को। ये एग्जाम्पल आपको बताया गया था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड, यानी कि जो लोग हैं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में वर्क करते हैं उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज ए स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर्स एंड refuse to take vegetables, milk, etc. from rural areas. Food will become scarce in the urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. अब हुआ क्या कि ट्रांसपोर्टर्स जो गांव से चीज़ें लेके कहाँ जाते थे? फैक्ट्रियों में जाते थे, फिर फैक्ट्री वाले मार्केट में उनको सेल करने के लिए बेचते थे। अब उन ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी, ठीक है, स्ट्राइक कर दी, तो वो कंपनियों तक नहीं पहुंचेगा माल, और कंपनियों तक नहीं पहुंचेगा तो दुकानदारों तक नहीं पहुंचेगा। या दुकान जिस तरह से आप लॉकडाउन में समझ लीजिए कि बहुत सारे मतलब सारी चीज़ें बंद थी, कोई भी चीज़ कहीं नहीं पहुंच रही थी, तो क्या हुआ था, आपके एरिया में जो भी दुकानदार या जो भी लोग थे उन्होंने थोड़े पैसे चीज़ों के बढ़ा दिए थे। बढ़ाने से क्या हुआ था कि जो माल की शॉर्टेज थी जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो रही थी, तो ये तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। वहाँ पर प्रोडक्ट कैसे हो गए? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए। यानी कि ये सभी आपको एग्जाम्पल दिए गए। अब आपसे इनसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डज दिस शो, यानी कि ये क्या दिखा रहे हैं ये एग्जाम्पल। तो पहला हमने बता दिया था कि दिस एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि शुगर मिल वालों को, गन्ने किसान वालों ने क्या नहीं दिए थे? गन्ने नहीं दिए थे। सेकेंडरी में देखा था कि प्राइमरी वाले परेशान हो गए बेचारे। इधर क्या हुआ कि फार्मर का पैसा फंस गया, ठीक है, पर उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। इधर क्या हुआ कि जो टर्सरी वालों ने अगर हड़ताल कर दी तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों अफेक्टेड हो गए। तो ये एग्जाम्पल आपको दिए गए। इनके आजकल आप देख रहे होंगे कि एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर कुछ केस स्टडी आ रहे हैं। तो वो केस स्टडी कहाँ से आ रहे हैं? जब आप इस तरह के एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे तो वो केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इस एग्जाम्पल को जब आप करेंगे तो आपको सोचने का समय मिलेगा। जब आप पेपर में जाएंगे तो इसी तरह से केस स्टडी को भी आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल थे, आपके एनसीईआरटी बुक के थे, और कुछ नीचे दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। इनको आप अटेम्प्ट जरूर करें। अगर आपको ये अटेम्प्ट करने नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपको फिर से एक वीडियो बना के इसमें बताएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, आपके मतलब आपको लगा हो कि हाँ भाई हमारी नॉलेज के लिए अच्छा वीडियो है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और भी लोग आपको मिलते जाएं उनको सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो फिर मार्क्स में कमी हो सकती है।